अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सब का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम सैर चौथे दरवेश की का किस्सा पढ़ेंगे जो मीर अमन ने लिखा है। ये उनकी मशहूर किताब बागो बहार में शामिल है। लेकिन इससे पहले मीर अमन की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाना मुनासिब समझ रहा हूँ। मीर अमन के बारे में बहुत ही कम मालूमात हैं। जो मीर अमन हैं उनके बारे में बहुत ही कम मालूम हो चुका है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि वो दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे और उनका तखल्लुस लुत्फ़ था। लेकिन इस तखल्लुस को भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में आने की वजह से वो कोलकाता में ही रहाइश पजीर हुए और बागो बहार फारसी का मशहूर किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है जो मीर अमन ने 1802 में किया है। प्यारे बच्चों, सैर चौथे दरवेश की का किस्सा मीर अमन की मशहूर दास्तान बागो बहार से माखूज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये पूरी दास्तान पढ़ सकते हैं। आप अपनी लाइब्रेरी से ये किताब निकाल सकते हैं और पूरी कहानी से, पूरी दास्तान से आप महजूज़ या लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, दास्तान से मुराद एक ऐसी लंबी कहानी है जिसमें कई ज़िमनी कहानियाँ भी होती हैं। इसमें आम तौर पर माफ़ौकुल फितरी किरदार या किस्से होते हैं। माफ़ौकुल फितरी किरदार से मुराद है देव, जिन या परियां वगैरह। और यही किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में मदद भी करते हैं और इसको दिलचस्प भी बनाते हैं। दास्तानें हकीकत पर मबनी नहीं होती, अलबत्ता इनके ज़रिए न सिर्फ दिल बहलाई का सामान फराहम किया जाता है बल्कि अच्छी और सच्ची तालीम भी दी जाती है। जैसे बदी पर नेकी की फतह या सच से झूठ की शिकस्त दास्तानों में बार बार दिखाया गया है। सैर चौथे दरवेश की, ये जो चौथा दरवेश है अब ये अपना किस्सा बयान कर रहा है। इससे पहले 3 दरवेशों ने अपनी कहानी बयान की है। अब चौथा दरवेश अपनी कहानी शुरू करता है। वो अपने पीरो मुर्शद का नाम लेकर अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि दरअसल मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ। उसके बचपन में उसका वालिद यानी बादशाह की वफ़ात हो गई। मरने से पहले बादशाह ने अपने छोटे भाई यानी शहजादे के चचा को ये वसीयत की कि शहजादा चूँकि अभी नाबालिग है इसलिए इसके जवान होने तक हुकूमत का काम काज वो खुद संभालेगा और जब शहजादा जवान होगा तो उसे तख्त व ताज हवाले कर देगा और अपनी बेटी जिसका नाम रोशन अख्तर है से शहजादे की शादी करा देगा और ख़ुद हुकूमत से अलग हो जाएगा। ये वसीयत करने के बाद बादशाह मर जाते हैं। शहजादा 14 साल तक बादशाही महल में परवरिश पाता रहा। वो इस बात के लिए खुश था कि अब उसकी शादी उसकी चचाजाद बहन से होगी और उसको बादशाह भी कभी न कभी मिल जाएगी। शहजादे के वालिद के वक़्त का एक खिदमतगार जो खासा अक्लमंद और काबिल भरोसा शख्स था और जिसका नाम मुबारक था और जिसे शहजादा दादा कहकर पुकारता था, वो अक्सर शहजादे के पास आकर बैठता और उसे जवान होते देखकर खुश हो जाता और कहता कि अब जल्दी ही उसे सल्तनत भी मिल जाएगी और शादी भी उसकी चचाजाद बहन से करा दी जाएगी। एक दिन मुबारक ने शहजादे को इसके चचा के पास ले गया। चचा ने शहजादे को देखकर कहा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए और इसके लिए इसने ज्योतिषियों को कोई अच्छी तारीख मालूम करने के लिए बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा कि ये साल शादी के लिए मुनासिब नहीं है। ये साल अगर बीत जाए तो अगले साल शहजादे की शादी की जा सकती है। चंद दिनों के बाद मुबारक शहजादे के पास गया। वो शहजादे को देखते ही रोने लगा। शहजादे ने रोने का सबब पूछा तो उसने कहा कि बादशाह की नीयत दरअसल बिगड़ गई है। वो तुम्हें सल्तनत लौटाना नहीं चाहता है बल्कि तुम्हें जान से मार देना चाहता है। ये सुनकर शहजादे ने कहा कि किसी तरह इसकी जान अगर बच जाए तो इसे और कुछ नहीं चाहिए।
मुबारक ने कहा कि मैंने एक तरकीब सूझी है जिससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हारा मकसद भी हासिल हो जाएगा। ये कहकर वो शहजादे को उस जगह ले गया जहाँ शहजादे के वालिद मरहूम अक्सर बैठा करते थे। उसने वहाँ बड़ी कुर्सी एक तरफ सरकाई और इसके नीचे ज़मीन खोदने लगा। वहाँ एक खिड़की दिखाई दी। इसके नीचे तहखाने में 4 मकान थे। हर एक के दालान में 10-10 मटके थे जो सोने की जंजीरों से जकड़े हुए थे, और हर एक के मुंह पर एक सोने की ईंट और एक बंदर रखा हुआ था। चारों मकानों में कुल 39 गोलियां थीं। सिर्फ एक मटका ऐसा था जो अशपियों से तो भरा पड़ा था, लेकिन उसके मुंह पर न ईंट रखी गई थी और न बंदर। इसके अलावा वहाँ एक हौज देखा जो लालो जवाहिर से भरा पड़ा था। शहजादे ने मुबारक से पूछा कि ये क्या माजरा है। उसने जवाब दिया कि बादशाह मरहूम यानी आपके वालिद को जुनून के बादशाह मलिक सादिक से दोस्ती थी, और वो हर साल मलिक सादिक का दिया हुआ ज़मरुद का एक बंदर अपने साथ ले आता और उसे तहखाने में रख देता। ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। बादशाह का कहना था कि हर एक बंदर के मातहत 1000 देव हैं, लेकिन इनसे तभी काम लिया जा सकता है जब ये गिनती में 40 के हो जाएंगे। चनाचे अभी एक बंदर की कमी थी कि बादशाह उसी साल मर गए, वफात पा गए। मुबारक ने शहजादे से कहा कि मैंने यही तरकीब सोची है कि मैं तुम्हें मलिक सादिक के पास ले जाऊंगा, और अगर मलिक सादिक तुम्हें ज़मरुद का एक बंदर देगा तो ये 40 बंदर पूरे हो जाएंगे, और फिर उनकी मदद से तुम्हें तुम्हारी बादशाहत वापस मिलेगी। शहजादे ने मुबारक की बात सुनकर कहा कि अब तुम मेरे बारे में जो कुछ मुनासिब समझते हो आप कर सकते हैं। दूसरे रोज़ मुबारक शहजादे के चचा के पास गया और उसे कहा कि मैंने शहजादे को मार डालने की एक तरकीब सोची है कि मैं उसे दूर जंगल में ले जाऊंगा और वहीं उसे मार कर दफन कर लूँगा, ताकि आपकी कोई बदनामी भी न होगी और काम भी हो जाएगा। चचा को मुबारक की बात मुनासिब लगी और उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा ही करो। चनाची शहजादा और मुबारक रात को शहर से निकले और 1 महीने के सफ़र के बाद मलिक सादिक के पास पहुँचे। मुबारक ने मलिक सादिक को सारा माजरा सुनाया और कहा कि इस शहजादे का चचा उसका दुश्मन बना है और इसका तख्त छीन कर इसे मार डालना चाहता है, इसलिए आप इसके वालिद मरहूम की दोस्ती के सदके वो 40वां बंदर भी इसे दे दें ताकि ये शहजादा अपना हक हासिल करने में कामयाब हो। मलिक सादिक ने शहजादे को बंदर देने और इसकी मदद करने की बात मान ली, लेकिन इसने ये शर्त रखी कि ऐसा करने से पहले वो शहजादे को कोई काम अंजाम देने के लिए कहेगा, और अगर इससे वो काम हो सका और इस काम के करने में इसने कोई खयानत नहीं की तो मलिक सादिक इसके साथ इसके वालिद से भी ज़्यादा बेहतर सलूक करेगा और वो जो चाहेगा उसे दिया जाएगा। और इस तरह ये कहानी यहाँ पे ही इख्तिताम पज़ीर होती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरी दास्तान पढ़ना चाहते हैं तो अपनी लाइब्रेरी में जाकर आप मीर अमन की मशहूर दास्तान बागो बहार निकालें और इस पूरी दास्तान से महजूज़ हो जाएं। और आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर आपके सामने हम हाज़िर हो जाएंगे, फिर किसी सिनफ के हवाले से या फिर किसी मज़मून के हवाले से बात ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।